चलिए इकोनॉमिक्स में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पूंजी बाजार। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल मार्केट। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए दो तरह की बात है। व्यक्ति को अगर बढ़ावा देना है तो इसके लिए मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार से पैसा व्यक्ति को देते हैं और व्यक्ति अल्पकाल और मध्यम काल में उस पैसे को लौटा देता है। लेकिन अगर हमें उद्योग को, फैक्ट्री को बढ़ावा देना है तो इसके लिए हमें पैसा लंबे समय तक कर्ज में देना पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट्री बनने में 5 साल, 10 साल, 15 साल बनने में ही लग जाए। अब कोई फैक्ट्री को हम 5 करोड़ रुपया देंगे और अगले साल से ही कहेंगे किस्त निकालो, तो बेचारा अभी 15 साल बनाने ही में लगेगा, तो कहां से किस्त निकाले? और ई मुद्रा बाजार में 15 साल के अंदर तक पैसा चुका देना। आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक कहती है बस लो ईएमआई शुरू करो। तो अब अगर कोई फैक्ट्री के लिए उस तरह का काम करेगा तो होगा नहीं। इसीलिए उद्योग के विकास के लिए पूंजी बाजार की स्थापना हुई है। यानी व्यक्ति के विकास के लिए कौन बाजार है? मुद्रा। और उद्योग के विकास के लिए पूंजी बाजार। और इसीलिए पूंजी बाजार से दीर्घकालीन ऋण मिलते हैं। इससे जो कर्ज मिलेगा वो कर्ज लॉन्ग टर्म का होगा, दीर्घकाल का होगा, लंबे समय तक के लिए आपको मिलेगा। और अब हम लोग देखिए, जैसे मुद्रा बाजार का नियामक, नियामक का मतलब होता है कंट्रोलर, कम ज्यादा करने वाला। तो पूरे मुद्रा बाजार बैंक से चलते हैं और इस पूरे बैंक का नियामक रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आपसे कभी भी कहा जाए कि बताओ मुद्रा बाजार का नियामक कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। उसी प्रकार से पूंजी बाजार के कंट्रोलिंग करने के लिए 1988 में एक संस्था बनाया गया जिसका नाम सेबी रखा। सेबी, तो सेबी एक संस्था है जिसकी ड्यूटी है पूंजी बाजार पर कंट्रोल रखना कि पूंजी बाजार में कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई भाग नहीं जाए, पूंजी बाजार हमारा एकदम ठीक ठाक रहे, बैंक को धोखाधड़ी ना करे। इसके लिए कौन है? आरबीआई। और पूंजी बाजार के लिए देखभाल के लिए सेबी। सेबी में इस क्या है? आपसे पूछेगा सेबी में बी का अर्थ है, तो बैंक यहां नहीं है, यहां बी से क्या है? बोर्ड, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी देखिए परीक्षा में क्या करेगा? बदमाशी करेगा, कहेगा सेबी में एस से अर्थ है स्टेट, सिक्योरिटी ऐसा करके देगा, बी से अर्थ है, आपको ध्यान रखना है यहाँ क्या है? बोर्ड। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? भारतीय। सिक्योरिटी को क्या कहते हैं? प्रतिभूति, प्रतिभूति। एक्सचेंज को क्या कहते हैं? विनिमय। और बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी की स्थापना कब है? 1988। लेकिन 88 में सेबी गठित हो, वर्क करना शुरू नहीं हो, तब बाद में एक कमेटी है नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। और नरसिम्हम कमेटी जो देख रहे हो, ये नरसिम्हम कमेटी एक रिपोर्ट जारी किया और आप कहा कि जिस प्रकार से उधर आरबीआई को पावर है मुद्रा बाजार चलाने का, सेबी को वही पावर होना चाहिए किसको चलाने के लिए? पूंजी बाजार चलाने के लिए। और इसी कमेटी की रिपोर्ट पर 1992 से सेबी कंट्रोलर के रूप में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है 88 चॉइस में नहीं रहे, 92 रहे, तो ये भी सही। कई बार क्वेश्चन रिवर्स पूछेगा, नरसिम्हम कमेटी का संबंध है बाल विवाह से, बैंक जो है अधिनियम से। तो आपको ध्यान रखना है कि नरसिम्हम कमेटी का संबंध किससे है? बैंक से है। अगर बैंक नहीं रहे चॉइस में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों रहता है, आंसर पूंजी बाजार से। तो अब हम लोग सेबी के बारे में, सेबी का मुख्यालय कहां है? मुंबई। कोई भी सब बैंकिंग सेक्टर होगा तो मुख्यालय कहा जाएगा? मुंबई। अब यहां से इस लेसन को हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो पहले इतनी बात लिखते जाएंगे और फिर चलेंगे। लिख दीजिए पूंजी बाजार, नीचे डैश तक लिख दीजिए। पूंजी बाजार के द्वारा, पूंजी बाजार के द्वारा दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति होती है, दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति होती है। नीचे डैश देखिए, सेबी की स्थापना, सॉरी इसमें लिखो पूंजी बाजार की स्थापना, पूंजी बाजार की स्थापना उद्योग के विकास के लिए हुआ है। पूंजी बाजार की स्थापना उद्योग के विकास के लिए हुआ है। नीचे हेडिंग दे दीजिए सेबी, SEBI, हिंदी में भी सेबी, सेबी। नीचे डैश तक लिख दीजिए सेबी का पूरा नाम, सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ब्रैकेट में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नीचे डैश देखिए, जिस प्रकार मुद्रा बाजार का नियामक, जिस प्रकार मुद्रा बाजार का नियामक, मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई है, आरबीआई है, उसी प्रकार, उसी प्रकार पूंजी बाजार का नियामक, पूंजी बाजार का नियामक सेबी है, पूंजी बाजार का नियामक सेबी है। नीचे डैश तक लिख दीजिए सेबी की स्थापना 1988 में हुआ, सेबी की स्थापना 1988 में हुआ। नीचे डैश देखिए नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट से, नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट से सेबी पूंजी बाजार के नियामक के रूप में, सेबी पूंजी बाजार के नियामक के रूप में 1992 से कार्य करना प्रारंभ किया, 1992 से कार्य करना प्रारंभ किया।
नीचे डैश तक लिख दीजिए। सेबी का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए ध्यान दीजिए, फिर हम लोग बात को समझेंगे, एक एक स्टेप समझते हुए लिखते चलेंगे, कहीं भार नहीं लगेगा, आपको खूब बढ़िया से समझना है। हम लोग का नाम यहाँ है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है, नया शब्द है प्रतिभूति। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। तो विनिमय का मतलब आपके पास है, फिर मेरे पास आ जाए तो इसको विनिमय कहते। ये पूरा कमेटी कई लोग बैठे तो उसको बोर्ड कहते। ये इंडिया है, नया शब्द क्या मिल रहा है? प्रतिभूति। तो बताओ प्रतिभूति, यहाँ पर एक शब्द है, इस प्रतिभूति का अंग्रेजी नाम क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। तो प्रतिभूति इस सिक्योरिटी है क्या? तो सिक्योरिटी प्रतिभूति एक दस्तावेज है, पेपर है। कैसा दस्तावेज? जिसके द्वारा धन प्राप्त किया जाता है। हमें धन चाहिए, आप बैंक में जाते हो और कहते हो कि 1 लाख रुपया हमको फिक्स कर दीजिए। तो 1 लाख रुपया देने के बाद क्या बैंक मैनेजर आपको 1 लाख का सोना चांदी देता है? नहीं, वो 5 रुपया के वो कागज देता है जिसमें लिखा रहता है कि फलाना बाबू ने 1 लाख इतना दिन के लिए जमा किया, कता ले जाइए। तुम कहते हो इतना नोट लाए 1 लाख, अब बदले में वो कागज दिया है। तो ये कागज का ही नाम है कि यह 1 लाख का सिक्योरिटी पेपर है, यह एक प्रतिभूति। तो बैंक क्या किया? उस पेपर के माध्यम से आपसे पैसा निकाल लिया और उस पैसे को वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करे। इसका मतलब है कि प्रतिभूति एक दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति, वित्त की प्राप्ति। लेकिन यहाँ फिक्स डिपॉजिट हम इसीलिए समझाए क्योंकि आप इसको समझते हो। हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिक्स डिपॉजिट नहीं, एक ऐसा प्रतिभूति पढ़ने जा रहा है कि जिससे पूंजी बाजार चलता है। फिक्स डिपॉजिट मुद्रा बाजार का पार्ट। और इसीलिए इस प्रतिभूति के अंतर्गत आते हैं शेयर, इसके अंतर्गत आते हैं बॉन्ड, इसके अंतर्गत आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, अब ध्यान दीजिए, तो म्यूचुअल फंड, बॉन्ड पेपर, शेयर, ये सभी जो देख रहे हो, यह एक प्रकार का सिक्योरिटी है जिसके माध्यम से धन किसको मिलता है? उद्योग के लिए। किसी को रहने के लिए धन नहीं मिलता है, फैक्ट्री के लिए धन अगर मिल रहा है, उद्योग के संचालन के लिए मिल रहा है, तो समझेंगे कि यह सिक्योरिटी पूंजी बाजार का है कि मुद्रा बाजार का? पूंजी बाजार का। और इसके अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं। बोलिए क्लियर है सबका? अब इसी में हम लोग चलेंगे, शेयर क्या है, बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे क्या होता है, इसको खूब डिटेल समझना है आपको। तो पहले लिख दीजिए जल्दी से, नीचे लिख दो प्रतिभूति सिक्योरिटी। प्रतिभूति सिक्योरिटी, प्रतिभूति सिक्योरिटी, डैश तक लिख दीजिए। वैसा दस्तावेज, वैसा दस्तावेज जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से उद्योग के लिए, उद्योग के लिए धन की प्राप्ति होती है, उद्योग के लिए धन की प्राप्ति होती है, प्रतिभूति कहलाता है। उद्योग के लिए धन की प्राप्ति होती है, प्रतिभूति कहलाता है। नीचे लिख दो, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड पेपर इत्यादि, बॉन्ड पेपर इत्यादि, बॉन्ड पेपर इत्यादि। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको समझना है सबसे पहले कि हमको शेयर चाहिए, बॉन्ड चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए। तो ये एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें हम पैसा देंगे तो बदले में हमको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। वो प्रमाण पत्र ही क्या कहलाएगा? प्रतिभूति कहलाएगा, सिक्योरिटी कहलाएगा। और इसको जिसको हम चाहे बेच सकते हैं। आदान प्रदान करने के लिए जो नियम बनाएगा वो संस्था का नाम क्या है? सेबी। बोलो क्लियर है सबका? अब ये जो शेयर है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, ये कहां बिकेगा, मिलेगा कहां? सबसे बड़ा सवाल है। आलू दुकान में जाकर कहेगा कि म्यूचुअल फंड लाइए, किराना दुकान में जाकर कहेगा कि शेयर लाइए, तो कहेगा पता नहीं पागल हो गया क्या। तो ये मिलेगा कहां? कौन दुकान? सुधा डेयरी में मिलेगा? नहीं, तो कहां मिलेगा? तो जहां पर इसकी खरीद बिक्री की जाती, जहां पे शेयर बिके, म्यूचुअल फंड बिके या फिर बॉन्ड पेपर बिके, जहां पे ऐसे प्रतिभूति बिकते हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ध्यान दो, अभी सब नाम धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छा मिले और तुमको नाम बढ़िया से समझना है। जब हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज, कहेगा कि वो वैसा स्थान, एक जगह जहां प्रतिभूति का खरीद बिक्री होता है। प्रतिभूति में सब। अब बताओ स्टॉक एक्सचेंज में क्या केवल शेयर मिलेगा? नहीं, बॉन्ड भी मिलेगा, म्यूचुअल फंड भी मिलेगा। और दिमाग में तुम्हारा होगा कि ये सब है क्या? तो यही तो समझना है लेसन। पहले अभी हम लोग को ये समझना है कि अभी एक बाजार के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम जैसे ही बोलते हैं मॉल, तो मॉल बोलते ही हमको समझ में आइडिया मिल जाता है कि बहुत सारा सामान होगा, एक ट्रॉली लेंगे, बहुत चीज चुनेंगे, एक आइडिया लग गया। जैसे ही हम कहें सुधा बूथ, तो समझ में आ गया कि सुधा बूथ में हम कहेंगे पियर साबुन लाओ तो थोड़े देर, वहां दूध, दही, लस्सी, मठा, ये सब वैरायटी अलग मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे ही कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप कहोगे कि वो समझ गए, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यहाँ पे मिलेगा। हर देश के अपने स्टॉक एक्सचेंज है। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एम्स्टर्डम में स्थापित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज, कहोगे कि वो हॉलैंड में, नीदरलैंड में, डचों के द्वारा एम्स्टर्डम में वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जहां खरीद बिक्री का कंसेप्ट है। धीरे धीरे हर देश के अपने स्टॉक एक्सचेंज है। कभी कभी कुछ नाम आपसे पूछ लिया करता है, जैसे आपको कहे कि बताओ इसमें नेस्डेक, नेस्डेक कहां का स्टॉक एक्सचेंज है? आपसे ऐसे पूछ ले। इस छोटे एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नेस्डेक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज। यानी अमेरिका का शेयर आप खरीदना चाहते हो तो या तो नेस्डेक से ले सकते हो या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हो। नेस्डेक पहली बार अमेरिका पूरा कंप्यूटराइज की, ये फुली कंप्यूटरीकृत था। धीरे धीरे सभी शहर में बना। आपको कहा जाएगा कि बताओ टीएसई किस देश का ये स्टॉक एक्सचेंज है? अब आपको क्वेश्चन है, टीएसई किस देश का स्टॉक एक्सचेंज? तो आपको अपने से समझ लेना है कि सर इनका नाम हो गया टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, तो जापान का। देखो टी से समझ लेना, टी से कौन है? टोक्यो। तो आपसे पूछा जाएगा जापान के स्टॉक एक्सचेंज का नाम टीएसई। अच्छा एसएससी देगा तो ये मत समझना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, एसएससी होना चाहिए परीक्षा वाला, एसएसई है। बोलो एसएसई कहां का स्टॉक एक्सचेंज है? मारो लॉटरी मारो, कहां का लगा लॉटरी मारो? स्विट्जरलैंड का लगा। चलता तो लॉटरी तो बहुत बढ़िया मार रहा, बैठ जाओ। तो इसका नाम है संघाई स्टॉक एक्सचेंज।
और संघाई का मतलब कहां हो गया? चीन। इसलिए चीन का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? एसएससी, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, एसएससी है। अगला बहुत एक अच्छा है, कई बार परीक्षा में पूछा है, कोप्सी। कोप्सी, कोप्सी कहां का स्टॉक एक्सचेंज? बोलो। तो दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही जवाब है। साउथ कोरिया का कोप्सी स्टॉक एक्सचेंज है। इसी में आपको हम देते हैं निकी। निकी बोलो। तो निकी ये भी जापान का ही स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे इसका नेस्डेक और न्यूयॉर्क है, उसी तरह निकी और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ये कहां का है? जापान का। तो छोटे एग्जामिनेशन में कई बार ये सब टर्म दे देता है लड़के, केवल अब खाली समझ रहा है, परीक्षा हॉल में कुछ नहीं करेगा। इन्वर्टेड कॉमा मार एसएसई या इन्वर्टेड कॉमा बंद, कहेगा यह स्टॉक एक्सचेंज किस देश का है? अब चॉइस। अब जो लड़का जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने नहीं किया है, तो स्टॉक एक्सचेंज देखते ही अड़ी काटता है कि पता नहीं काका कर दिया। अब हम लोगों की जो बारी है वो चल रहा है मुख्य रूप से भारत का। देखिए, भारत का स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहली बात इंग्लैंड के द्वारा 1825 में ही, सॉरी 1875 में ही सबसे पहले स्थापित हुआ और एशिया महादेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज। अब सोचिए, भारत में जिस समय था, एशिया में भी नहीं है, जापान पानी के बाद। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि 1875 में भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज यह स्थापित हुआ, जिसका नाम क्या है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, नालायक लोग सोच रहा होगा कि सर वाला छूट गया है। छूट नहीं गया, बीएसई का संकेत ऐसे ही, बीएसई ऐसे ही लिखता है। कैसे? आइडिया वाला बेचारा आई उलट के बिंदु नीचे मारता है, लेकिन हम लोग आइडिया पढ़ लेते हैं। हम लोग उल्टा भी करता है तो हम लोग सीधा पढ़ लेते हैं कि आई उल्टा, लेकिन होगा सीधा आइडिया। ऐसा कभी पता है कि आई उल्टा आइडिया? ऐसा तो नहीं है। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये बंबई स्टॉक एक्सचेंज है और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बंबई स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन भारत में कई कंपनी होने शुरू हुई जब हम लोग 1990 के आसपास में पहुंचे, तो इतनी कंपनी हो गई कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर काफी लोड। तब हम लोग एक कमेटी बनाए कि क्या किया जाए, तो उस कमेटी का नाम है फिरवानी कमेटी। आपसे देखो, सब कमेटी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फिरवानी कमेटी का संबंध किससे है? तो स्टॉक एक्सचेंज। फिरवानी कमेटी किसलिए बना कि सिर्फ बंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं करके हम लोग और क्या करें जिससे बाकी कंपनियों का शेयर बेच सके। तो फिरवानी कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि जैसे अमेरिका का नेस्डेक पूरा कंप्यूटरीकृत, उसी तरह से भारत में भी एक ऐसा बाजार स्टॉक एक्सचेंज बनाइए जो फुल कंप्यूटरीकृत, और पूरा कंप्यूटरीकृत भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज जो खुला उसका नाम क्या है? ओटीसीआई। ओटीसीआई। अब देखो, परीक्षा में पूछता है ओटीसीआई क्या है, तो जो लड़का नहीं नाम सुना है वो कभी मारेगा ही नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज। ओटीसीआई क्या है? ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है ओवर द काउंटर, यानी फुल कंप्यूटरीकृत। अब क्वेश्चन तुमको आएगा कि भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज कौन है? अब चॉइस में देगा बंबई स्टॉक एक्सचेंज और बी में देगा ओटीसीआई। ये लड़का कभी नहीं मारेगा कि ओटीसीआई इसे पता ना कौन आई है, ये नहीं होगा। और बंबई देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता है, पहला पूरा कंप्यूटरीकृत नहीं है, ये पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है और इसकी स्थापना कब है? 90 में। इसमें फिरवानी कमेटी कहा जो भी कंपनी 20 लाख से 25 करोड़ तक है, इस सबको इसी में पंजीकृत कीजिए और यहीं से वो अपना शेयर बाजार बेचे। धीरे धीरे कई और कंपनी रहे जो 25 करोड़ से भी ज्यादा थे, तो उन लोगों के लिए 92 में एक और स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बनाया गया जिसको एनएसई कहा गया। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो, भारत का 3 स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम क्या है? बीएसई, दूसरा का नाम ओटीसीआई और तीसरा का नाम एनएसई। बोलो सबसे पुराना कौन है? बीएसई सबसे पुराना, पहली बार पूर्णतः कंप्यूटरीकृत। ओटीसीआई, इसमें एनएसई में क्या किया गया? बढ़िया 50 कंपनी को एक साथ और फिर बढ़िया 500 कंपनी को एक साथ सूचीबद्ध किया। इसीलिए एनएसई 50 जब जाएंगे तो 50 अच्छे कंपनी मिल जाएंगे और एनएसई 500 जाएंगे तो 500 अच्छे कंपनी मिल जाएंगे। अब बीएसई में क्या किया गया? 20 सबसे बेहतर कंपनी को रखा गया जिसमें घाटा की संभावना सबसे कम, और इसके लिए इन कंपनियों को एक चीज लिया गया, ब्लू चिप। अब शेयर बाजार में एक टर्म आते हैं ब्लू चिप कंपनी। अब परीक्षा में तुमसे क्वेश्चन देगा ब्लू चिप का प्रयोग होता है चॉइस ए कंप्यूटर में, बी मोबाइल के मेमोरी में। लड़का भी चिप को देख के सोचता है कि वही सब हो, यहाँ आंसर हो जाता है शेयर बाजार। शेयर बाजार में लड़का सोचता है कि शेयर बाजार में क्या चिप लगाएं, तो ये ध्यान रखना, ब्लू चिप का मतलब क्या होता है? वैसी कंपनी जिसमें निवेश करने से घाटा की संभावना बहुत कम होती है, तो उन कंपनियों को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। इसमें 200 कंपनी और फिर 500 कंपनी और इतने का रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने 500 और 200, 700 और 20, 720 कंपनी बीएसई में। बाकी एनएसई में 550 कंपनी है, बाकी जितनी कंपनियां सब ओटीसीआई में। अब ये सब क्या है, क्या करते हैं उसको समझो। अब आपको पहले समझना है कि इन का नाम जो अभी पढ़ रहे हो ये स्टॉक एक्सचेंज, इस स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बाजार बिकते हैं, बॉन्ड पेपर बिकते हैं, म्यूचुअल फंड बिकते हैं, ये सब होते क्या है वो समझो। अब जैसे शेयर बाजार की बात करें, पहले शेयर की बात समझो, क्योंकि जब तक सब बेस नहीं जानोगे तब तक तुमको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। कोई लड़के जो है वो अपना आजकल चूंकि सब चीज डीमेट हो गया, आजकल जो वर्किंग प्रोसेस है बैंक का, शेयर बाजार का, स्टॉक एक्सचेंज का, वो डीमेट हो गया। डीमेट समझते हो? डीमेट का मतलब होता है डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन का मतलब इसमें कोई मेटल पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, सब ऑनलाइन कहीं भी कोई चीज होगा तो उसको डीमेट कहते हैं। अब कोई बैंक बड़ा सा अक्षर में लिखे कि मेरे यहाँ डीमेट कार्य होते हैं, डीमेट समझ कोई मैट बिछाएगा तुम्हारे लिए। डीमेट कार्य होते हैं मतलब यहाँ कोई कागजी को प्रावधान नहीं, तुम जाके कहोगे खाता खोलना है, मैनेजर कहेगा कि डीमेट होता है, तो तुम निकल जाओगे क्या बोलता है डीमेट होता है। तो डीमेट होता है का मतलब है कि स्टेट बैंक में खाता खोलने गए, मैनेजर बोल रहा है डीमेट है, तो प्ले स्टोर पर जाओ, एसबीआई का ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें खोजेगा न्यू खाता, चले जाओ, नाम पता लिखो, आधार नंबर दो, फोटो वहां खिंचवाओ, एक बार वेरिफिकेशन करवाओ, ओटीपी डालो, अब तब कहेगा कि हाँ टेम्पोररी नंबर ही। मैनेजर को कहो कि देखिए डीमेट में ही वाला आया है, कहेगा बस लाओ ये डाले, कहेगा कि अंगूठा लगाओ, परमानेंट नंबर हो, पासबुक पिक नहीं जरूरत है, तुम अपना एनो ऐप कोई ऐप चलाओ, सारा चीज उसमें हो गया। इस सिस्टम को डीमेट का बोलो। डीमेट का मतलब समझ में आया सबको? इसमें कोई मैटर का प्रयोग नहीं है, पदार्थ का प्रयोग नहीं है, उसको डीमेट कर। और आज स्टॉक एक्सचेंज डीमेट, कोई भी बच्चे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन जोखिम भरा होता है। इसमें अगर अनुभव जो बता रहे हैं अगर सीख गया तो डेली हल्का रिसर्च से भी चलोगे तो 200-400 डेली कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 20 मिनट इस पर टाइम देगा तो डेली 20 मिनट में 200 रुपए कमा सकता है, 20 मिनट पर डेली 200 आ सकता है। अब इसमें कैसे आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक खास सिस्टम सीखना होगा। अब उस सिस्टम अगर सीख गया, पैसा अगर 1 लाख है तो डेली 2000 डेली कमा सकता है, 1 लाख में 2000 डेली पर डे, टिपा 2000 का फुल लॉट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कम 1 लाख का लॉट वाला भी समझाएंगे कैसे होता है, इसकी वैरायटी को समझो। अब ज्यादा के फेर में गया तो फिर पूरा खत्म हो सकता है, हाँ हल्के पर रहा तो बड़ा लाभदायक। अब जैसे देखो शेयर होता क्या, पहले ही समझाए। देखिए मान लो बहुत आसानी से चले कि हमें एक विद्या एजुकेशन का बोरिंग रोड में ब्रांच करना है, बहुत सिंपल बात चलते हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम एकदम कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमारी इच्छा केवल है। अब
हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया लगा दे, तो बोरी रोड में एक डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, डेस्क हो जाएगा, 5 लाख में क्लासरूम चालू हो जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम बच्चों से कहे कि देखो हम ऐसा करते हैं, 100 रुपया लिखा हुआ एक विद्या एजुकेशन का कागज छपवाते हैं, इसमें लिखा हुआ है 100, और 100 रुपया लिखा हुआ है, तो हमको चाहिए कुल कितना, 5000 कागज बेचना। अब एक एक करके हमारे ऑफिस में जितने लड़के का एड्रेस है, हम वहां पहुंचे, डेरा पर नाश्ता भी किए, चाय भी पिए और चर्चा भी की। तो नका खिला गए, यही करवाना कि मन खिलाने की इच्छा नहीं है इसको। तो अब ध्यान दीजिए, तो हम नाश्ता पानी के साथ चर्चा की और कहे देखो 1000 वाला हमारा एक कागज है, तुम्हारा जितना इच्छा, कम से कम एक ज्यादा इच्छा जगह बोलो दे दे। अब कोई लड़का देखा कि हमारे पास, हाँ, तो कहा कि सर हमको क्या हो, हम कहे देखो 5 लाख लगा के हम कोचिंग कर रहे हैं और तुम घर बैठे मेरा पार्टनर हो। पार्टनर का मतलब है कोचिंग में जितना प्रॉफिट होगा तो उसमें जो आदमी जितना लगाया उतना उसको मिले, अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो वेट करना, हड़बड़ाना नहीं, हिसाब किताब एकदम ऑनलाइन है। तू भी देख रहा है तो इसमें बहुत डराया रहेगा, तो कहेगा सर आए एगो दे दीजिए, एगो लिया 100 रुपया लगाना कौन पड़ी? अरे 100 रुपया वाला हम लिखवाए हुए हैं, तो 100 रुपया वाला लेकर ट्राई करेगा। कोई थोड़ा घर से नया नया ताजा ताजा पैसा आया है तो कहेगा कि ज्यादा महीना चाट को चुप नहीं मारेंगे, 10 को लाइए, 1000 कर। ऐसा करते करते हम 5000 सेल कर। तो बोलो हम ही कहते दिया है कि कर्जा है? नहीं, मेरे पास ही मांगने मत आना कि लीजिए सर वाला लाइए वाला पैसा, मांगना नहीं, कर्जा नहीं दे रहे, हम ये स्थापित करने के लिए बना। पार्टनर का मतलब लाभ होगा तो डूब जाओगे और हम डूबेंगे तो तुम भी डूबोगे। तुम मेरा पार्टनर हो और हमारे पास जो 5 लाख कर्ज है, यह कर्ज अल्पकालीन है कि मध्यमकालीन है कि दीर्घकालीन? दीर्घकालीन। और हम तुमको जो कागज दे रहे हैं यही सिक्योरिटी है, यही प्रतिभूति। अब उस 5 लाख से हमने ब्रांच खोल दिया और चलाए। अब जैसे ही चला तो मालूम चला कि हमको जस्ट अगले ही साल 5 लाख लगाए थे, 10 लाख का फायदा हुआ, दुगना फायदा हुआ। तो जितना लोग जितना लगाया था हम सबको डबल किए, 100 दिया था तो उसको 200 भेजे कि लो, 5 जो 1000 दिया था कहे 2000 लो, अगर खत्म नहीं हुआ। ये तो बहुत सी लड़का ऐसा जब तक कोचिंग चलेगा मिलते रहेगा। अब बताओ उसी बीच हुआ क्या, जो लड़का एक 5000 लगाया था उसको एकदम इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, अब उसको तुरंत 5000 का काम है, तो वो बगल में, अब देखो अब जब इतना प्रॉफिट होने लगा तो मेरे पास और लड़का आ रहा है कि कुछ कर्जा बच रहा है सर, हम कहने नहीं हो गया, उस शुरू जिस समय करना था उसी समय बता, अब कोई कागज जारी नहीं हो, अब तुमको कागज चाहिए तो जिसके पास है वो बेचेगा उसे लो। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बगल में कह रहा है कि देखो ना 5000 में लिए थे, अब पूरे साल 10,000 मिला है, पता नहीं इस साल 20 मिलेगा कि 30 मिलेगा, बड़ा बेजोड़ कोचिंग चल रहा है, प्रॉफिट में है और हमको अभी लेकिन तुरंत काम पैसा का है, हम चाहते हैं कि वाला किसी को बेच, तो बोलो खरीदने वाला तुरंत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुरंत हमको तो वो कहेगा कि है 5 का लेकिन 12000 में देंगे, यही अगले साल हमको 10,000 से मिला तो फिर हो सकता है 10 मिले, फिर मिले, ऐसे कम में नहीं दे। इसीलिए शेयर का हमेशा 2 मूल्य होता है, एक को कहते हैं अंकित मूल्य और एक को कहते हैं बाजार मूल्य। बाजार मूल्य डिपेंड करता है कि शेयर कैसा कंपनी चल रहा है, अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है तो बाजार मूल्य बहुत ज्यादा होगा, अगर कंपनी लॉस में चल रहा है तो बाजार मूल्य कम होगा। अब बोरिंग रोड में 2 लड़का बैठेगा, हम एकदम प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं दिए, तो जब वो बेचने जाएगा तो 5000 रुपया का शेयर कहेगा ले तो लेंगे लेकिन 50 रुपया में से ज्यादा नहीं दे, 50 में देना है तो दे दो। तो हो सकता है ऐसा कि अंकित मूल्य कितना है 5000, अब बाजार मूल्य कितना है 50, ये भी हो सकता है, ये बढ़ना घटना एक से सब। अब इसी समय मालूम चला कि दरोगा का 5000 बढ़ा लिया है, तो उस समय बोलो शेयर का दाम घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। भयंकर भीड़, तो कहेगा कि तब ये 5000 वाला है लाओ 18000 में ले लेंगे क्योंकि बार भीड़ बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट ज्यादा है। तो ऐसी बात समझ में आ रही? और जो आदमी खरीदा हमारे यहाँ रजिस्टर में कहा कि सर एक एप्लीकेशन ई वाला प्रॉफिट हमको नहीं देके इनको दे दीजिए, हम बीच में सेल करते। यही काम जब ऑनलाइन होगा, डीमैट होगा, तो कंप्यूटर में ही जिसके पास पेपर होगा डायरेक्ट लाभ मिलेगा। अब उसके लिए कोई रिकॉर्ड लिखना जरूरी नहीं है, जो बेचना चाहे बेच दो, जो खरीदना चाहे खरीद लो। अब ये देखो अगर हम 2 साल सबका धन 5 गुना कर और संभावना रहे, उसके बाद हमारी इच्छा हो कि मेडिकल कॉलेज खोले और इसमें हम 100 करोड़ पूंजी लगाएं और इसके बाद 1000 मूल्य का एक शेयर लेके फिर हम उसी लड़के के यहाँ जाए, तो क्या तुमको नहीं लगता कि कर्जा लेके खरीदेगा? कहेगा कि सर हाँ तो हमारा दे दीजिए 50 लो पैसा, कल मंगा लेते हैं सरकार, घर फोन करेगा कि एकदम कान वाला नाक वाला सब रख दिया एकदम लो पैसा, अगले साल फिर छुड़वा लेना, एकदम डबल ट्रिपल होता है। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? यही काम किए हैं अनिल अंबानी, यही काम किए हैं आपका जो देख रहे हो अडानी, ये लोग दूसरा कोई नहीं है, अडानी के पास पैसा कुछ नहीं है, मुकेश अंबानी के पास पैसा कुछ नहीं है, यही काम करके वो पैसा क्रिएट करता है। बोलो कैसे उन लोगों के पास पैसा, बात समझ में आया? अब मान लो कि हम बोरिंग रोड में खोले तो और सब प्रॉफिट बांट दिए तो तुमको लगेगा कि सर आपको क्या मिले? अरे हम अपना वेतन छाटेंगे, टीचर का छाटेंगे, प्रॉफिट बढ़ता है। हम बोरिंग रोड में देखेंगे करोड़ रुपया का लाभ हो रहा है, कहेंगे कि तो मेरा तनख्वाह 10 लाख महीना होगा, हम देख रहे हैं तो मेरा तनख्वाह 10 लाख महीना, हम 10 लाख अपना खींच ली, बाकी जो रेस्ट बचा सब ले जाओ, सब बाकी यही मुकेश अंबानी का। अब ऐसा उसको 4000 फैक्ट्री सब में कहेगा कि हम 2 सेकंड टाइम देते हैं ना, तो इसीलिए इसमें मेरा वेतन 10 लाख 20 लाख 50 लाख, सबसे पेमेंट अपना खींचा 2 रुपया, उसका पेमेंट बच गया, काट दो इलेवंस। अब बताइए कैसे क्रिएट हुआ लाभ, कैसे बिका, अंकित मूल्य क्या है, बाजार मूल्य क्या है, ये तो बात समझ में आ गई। इसी के आधार पर शेयर चलते हैं। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग क्या है? अगर हम शेयर जारी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही जारी करेंगे और बाजार में अगर शुरू होगा कि शेयर जारी किया गया है विद्या एजुकेशन का, तो कोई व्यक्ति कंप्लेन करेगा तो मेरे पास पुलिस पहुंचे कि क्या आपको शेयर जारी करने का हेड माथा से भी परमिशन दिया है? अगर नहीं दिया है तो ऐसा तो कोई आदमी शेयर निकालेगा, सबको पैसे लेके भाग जाए, फिर से हल्ला करेगा। तो इसके लिए एक परमिशन जारी करना होगा किसको? सेबी। और सेबी के पास हम आवेदन देंगे कि हमें भी 2 करोड़ फंड चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, विद्या एजुकेशन का एक शेयर बाजार जारी कीजिए, हम अपना शेयर निकालना चाहते हैं। तो सेबी जांच करेगी कि अपना डॉक्यूमेंट्स सही, आपका क्या क्षमता है, कैसे चला रहे हैं, और आपसे क्षमतावान कोई लोग लाइन में लगा हुआ है तो हम उसको देंगे कि आपको देंगे, तो ज्यादा क्षमतावान को देंगे, और आपको हम क्षमता देके बीएससी में, ओटीसीआई में या एनएससी में कहीं एक जगह रजिस्टर करवाएंगे और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जितना का परमिशन देंगे उतने आपको बेचना। बोलो ये सिस्टम समझ में आया सबको? तो ये अब क्या है, ये तो लाइन समझ में आ गया सबको। अब देखिए ये जो बाजार मूल्य है क्या हमेशा एक ही रहता है कि उतार चढ़ाव होता है? चलिए बोलिए उतार चढ़ाव होता है। तो बाजार के उतार को पब्लिक कैसे देखेगी? तो पब्लिक देखेगी तो इसके लिए बनाया गया है सेंसेक्स। सेंसेक्स बनाया गया है। सेंसेक्स को हिंदी में सूचकांक कहते हैं। यह एक सूचक है जो बताता है कि उतार हो रहा है कि चढ़ रहा है। अब यही तुमको ध्यान रखना है, लिखा रहेगा S&P। अब मान लीजिए आपको है सेंसेक्स, अब कई लोग S&P सेंसेक्स समझ ही नहीं रहा। अब इसी में आपको लिखा हुआ है 800, यहां लिखा हुआ है आपको 50 और यहां लिखा हुआ है 790 और कहेगा कि बोलो देखना पखवार उखवार में 3 डिजिट लिखता है।
लड़का बेचारा पढ़ने धाए से उलटता है कि ई वाला काका लिखता है तो हमको समझ में नहीं आता। बोलो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, समझ में आया? नहीं। एस एंड पी का मतलब क्या होता है? एस से होता है स्टैंडर्ड और पी से होता है पुअर। इस कंपनी का जो शेयर है अभी तक में सबसे स्टैंडर्ड बिक्री 800 रुपया में बिका है, और यही कंपनी का जब दिन खराब हुआ है तो सबसे पुअर में 50 रुपया में बिका है, और आज अभी 790 में बिक रहा है। खरीदना ठीक है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? खरीदना ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो नहीं ठीक है, करे क्यों खरीदेंगे? 790 में लेंगे, अगर अंतिम आज तक 800 में बिक्री किया है तो क्या जरूरत है लेने का? अगर यही लिखा रहेगा 850 और यहाँ लिखा रहेगा 51 तो कहेंगे अरे 800 तक जाता है, अब किस्मत खराब होगा तो 50 से नीचे नहीं आता है, और 51 हाल है, टिप दो इसको। अब बताओ जैसे ही टिपा के 100 को दे दीजिए तो कट गया खाता से कितना? 51। अगले दिन जैसे ही उठे तो देखे कि रेट 54 भागा हुआ, बेच दो इसको तो 5400 खाता में आ गया। कहे कि वाह 300 कमा ली। कैसे कमाएगा समझ में आ रहा है? तो किससे कमाना है ये तो बात समझ में आ रहा है। किससे कमाओगे? जब पुअर के नजदीक रहेगा तब कि हाईएस्ट के नजदीक रहेगा तब। पुअर के नजदीक जब बाजार होगा तब। जिस दिन अखबार में निकल जाए शेयर बाजार धड़ाम हुआ, उस दिन जितना पैसा है लगा दो। वो भी किसमें लगाएगा उसको सिस्टम समझाए। जिस दिन निकला कि शेयर बाजार धड़ाम हुआ कहो कि जो पैसा है लगा दो, क्यों धड़ाम हो गया है, और उठेगा तो बस चुपचाप खींच लेंगे तो प्रॉफिट में भागे। बोलो जी बात समझ में आ रहा है? तो शेयर के इन्वेस्टमेंट का समय कब खरीदोगे तो ये सब चीज बड़ा डिटेल चलेगा। कल पूरे शेयर तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हम ट्रेडिंग में सिखा देंगे कैसे खरीद कर सकते हो, तो तुम लोग अपने में शेयर करने लगोगे तब पूरा पूंजी बाजार जो अपने शेयर बेच रहा है, म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, बेच रहा है। अब म्यूचुअल क्या है, इसमें हम बॉन्ड क्या है, ये सब जब समझोगे तो लगेगा कि जी आप समझ गए, बेकार बैंक में पैसा देते हैं इधर मार दे। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको? लेकिन पढ़े रहोगे तो ना, अब कई लोग बात ही नहीं समझता है, तो उसको क्लियर नहीं रहेगा। तो चलिए अब इसमें ध्यान दें, हम लोग पूरे अब इन चीजों को डिटेल अगली क्लास में हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो आज तक